तो एरिस्टोटल के लास्ट वीडियो पे आते हैं जी। आज हम बात करेंगे उसकी थ्योरी ऑफ स्लेवरी की। एरिस्टोटल कहता है कि भाई सम पीपल आर नेचुरल स्लेव्स। वो इसलिए बिकॉज सम पीपल हैव नो एबिलिटी टू रीजन। सो ये जो लोग हैं दे आर बेटर ऑफ इफ दे आर गाइडेड बाय मास्टर्स। तो वो कहता है कि भाई दिस इज पार्ट ऑफ नेचर्स डिजाइन एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट नेचर। वैसे अगर आप ईमानदारी से देखो तो हमें ये दिखने में बहुत गलत लगेगा कि जो अरिस्टोटल बोल रहा है, क्योंकि ही इज बेसिकली ट्राइंग टू जस्टिफाई स्लेवरी। बट अगर इसके मैसेज को समझने की कोशिश करो तो कहीं ना कहीं वो कुछ गलत नहीं बोल रहा। अगर वो ये कह रहा है कि कुछ लोगों में रीजन की एबिलिटी नहीं होती तो ये बात तो फैक्ट है। हाँ, बट ये कहना कि दे मस्ट बी गाइडेड बाय देयर मास्टर्स एक गलत पॉइंट है। जिनके पास एबिलिटी टू रीजन नहीं है वहां पर आप ये कर सकते हो कि भाई इनकी एबिलिटी को इनहेंस करो। क्योंकि आपको ये चीज समझनी है। देखो यहाँ पर इशू क्या है। इशू ये है कि एरिस्टोटल जो है स्लेवरी को वो नेचुरल मानता है। वो उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। अब ये चीज को जस्टिफिकेशन अगर आप उसके समझने की कोशिश करो तो अगर हमने जो इक्वालिटी की बात की थी वहां पर आपको ये चीज और क्लियर मिलेगी। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ इक्वालिटी याद करो क्या थी। उसने कहा कि भाई हमें रेडिकल इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें न्यूमेरिकल इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें प्रोपोर्शनल इक्वालिटी चाहिए। और प्रोपोर्शनल इक्वालिटी क्या है? एरिस्टोटल कहता है कि भैया प्रोपोर्शनल इक्वालिटी ये है कि यहाँ पर सबको उसके एबिलिटी के हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जिसकी जो एबिलिटी, जिसका जितना मेरिट, उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड दो। देखो इस पॉइंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर क्वेश्चन जो उठता है बॉस वो ये उठता है कि व्हाट इफ समबडी लैक्स एबिलिटी। हमने याद होगा आपको कि राजीव भार्गव की बात की थी। और राजीव भार्गव ने एफर्मेटिव एक्शन इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी को जस्टिफाई किया था ये कहते हुए कि अगर कुछ लोगों के ऊपर हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है तो उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को अंडू करने के लिए हमें स्टेट को रिजर्वेशन जो दे रही है वो स्टेट क्या कर रही है? स्टेट एफर्मेटिव एक्शन में रिजर्वेशन के थ्रू बेसिकली उन लोगों को एबिलिटी इनहेंस करने का एक अवसर दे रही है, एक मौका दे रही है, एक चांस दे रही है। आप समझ रहे हो इस चीज को? उनको वो मौका दे रही है, चांस दे रही है। तो ये चीज को आप समझो कि एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्लेवरी जो है ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। क्योंकि जिसने एरिस्टोटल के पूरे पॉलिटिकल थॉट को पढ़ा है, जो हमने भी पढ़ा है, क्योंकि ये वैसे भी एरिस्टोटल का अपन का लास्ट वीडियो, अभी कल से अपन मैकियावेली स्टार्ट कर देंगे। तो एरिस्टोटल की पॉलिटिकल थिंकिंग को समझो आप। उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग जो है वो बेस्ड ही इस प्रीमाइस पे है कि भाई रिवॉर्ड हैज टू बी ओनली ऑन द मेरिट, टैलेंट। अच्छा, अब ये जब पॉइंट को हम समझते हैं ना थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक चीज ये भी समझ आती है कि एक जगह पर आप याद करो कि एरिस्टोटल प्लेटो को क्रिटिसाइज करता है ये कह के कि प्लेटो तेरी थ्योरी में फिलोसोफर किंग है, फिलोसोफर किंग तू कहता है कि भाई फ्यू लोग हो सकते हैं। और ये फ्यू लोग अगर एरिस्टोटल के लेंस से देखें तो ये वही लोग हैं कि जिनके पास मेरिट है। आप समझ रहे हो? अगर मैं फिलोसोफर किंग को सोच के देखो एक मिनट आप, कि फिलोसोफर किंग कौन है। प्लेटो कहता है कि भाई फिलोसोफर किंग वो है जिसने बेसिकली नॉलेज प्राप्त करी है,
क्या नॉलेज प्राप्त करी है उसने? उसको ये पता है कि हमें सोल को इंट्रोस्पेक्ट कैसे करना है। सोल को इंट्रोस्पेक्ट करके हमें वहां पर फॉर्म्स को ढूंढना है। फॉर्म्स को ढूंढ के अल्टीमेट फॉर्म को ढूंढना है। अल्टीमेट फॉर्म क्या है? द फॉर्म ऑफ गुड। अच्छा, और प्लेटो यहाँ पर क्या बात बोलता है? प्लेटो कहता है कि भाई ये जो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड या अल्टीमेट फॉर्म या फॉर्म्स या सोल इंट्रोस्पेक्शन जो है, ये केवल कर कौन सकता है? फिलोसफर किंग। प्लेटो भी फॉर दैट मैटर वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो, हर बंदे में एबिलिटी नहीं है फिलोसफर किंग बनने की। प्लेटो भी कहीं ना कहीं, अगर आपको याद हो, तो वही बात बोल रहा है कि आप बंदे का मेरिट देखो। मेरिट के हिसाब से पता चलेगा कि कौन फिलोसोफर किंग बनने लायक है और कौन फिलोसोफर किंग नहीं बनने लायक, बल्कि कौन गार्डियन बनने लायक है, ऑक्सिलरी बनने लायक है। सोसाइटी में अलग अलग फंक्शंस करने के लिए आप आदमी के मेरिट को देखो। अगर एरिस्टोटल के पर्सपेक्टिव से अब हम चीज़ों को देखें, तो एरिस्टोटल का जो पॉलिटिकल थॉट है टू सम एक्सटेंट वो भी उसी प्रिमाइस पे बिल्ट है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ यार। अभी तक क्या है ना कि यूपीएससी जो है वो क्वेश्चंस ना सिंगुलर लेवल पे पूछती आई है। ये मेरा मानना है। एरिस्टोटल उठाया उसका क्वेश्चन पूछ लिया, प्लेटो उठाया उसका क्वेश्चन पूछ लिया। अभी क्या है, इंटर स्कॉलर थिंकिंग पे यूपीएससी गई नहीं है। ये एक फ्यूचर एरिया है जो कभी भी यूपीएससी आगे जाकर आ सकती है इस पॉइंट पे। क्योंकि जिस दिन उसको पॉलिटिकल साइंस में लोगों को लपेटना है वो इस कॉन्टेक्स्ट से लपेट लेगी। आज पॉलिटिकल साइंस में लोगों के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि क्या है कि एक तो वो जीएस की नॉलेज लिखते हैं पॉल साइंस में। उनको लगता है आईजीपी इज इक्वल टू पॉलिटी। सस्ते पॉलिटी के टीचर मार्केट में लोगों को मूर्ख बनाने के चक्कर में पॉलिटी ही आईजीपी के नाम पे पढ़ा के निकल लेते हैं। एक आध दो स्कॉलर ऐड कर दिए बीच में, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। और यही चीज़ वो आईआर में भी करते हैं। दोनों जगह पर ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरी जगह प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा है उसमें सस्ती किताब ओपी कॉपा पढ़ा दी। यार ओपी कॉपा जो किताब है यार, वो बेसिकली किताब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के लिए लिखी है। एक यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का बच्चा जो है, अगर वो किताब को पढ़े तो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर पास करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि वो आपको आईएएस लेवल मटेरियल दे रही है तो आप ही मूर्ख हो। यहाँ टीचर भी आपको मूर्ख बना रहा है पॉलिटी वाला, और यहाँ पर आप भी मूर्ख बन रहे हो ओपी कॉपा पढ़ के। तो चीज़ को समझने की कोशिश करो यार। अभी यूपीएससी ना ये इंटर स्कॉलर थिंकिंग पे गई नहीं है। ये अगर चली गई ना तो लोग और निपटेंगे। यहाँ का जो कंटेंट आपको मिल रहा है, आई बिलीव उस कंटेंट से आपको ये चीज़ तो पहले ही क्लियर हो रही होगी कि जो सो कॉल्ड वेरी फेमस नोट्स हैं उनसे भी ये अलग है, और जो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड बड़े फेमस टीचर शॉर्ट टर्म के लिए आए थे उन्होंने जो कंटेंट पढ़ा है उससे भी अलग है। दोनों चीज़ें यहाँ समझ लो आप। इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ को समझने की कोशिश करो। एरिस्टोटल की थ्योरी और प्लेटो की थ्योरी में एक कॉमन ग्राउंड दिख रहा है। कॉमन ग्राउंड क्या दिख रहा है? कि प्लेटो जो है वो भी यही बात कर रहा था कि भैया फिलोसोफर किंग जो है वो आज सब लोग नहीं बन सकते, लिमिटेड लोग ही बनेंगे। वो बनेंगे जिनके पास मेरिट है। एरिस्टोटल क्या बोल रहा है? सोसाइटी में इक्वालिटी उनके पास होनी चाहिए, उनको ज़्यादा देनी चाहिए जिनके पास मेरिट है। इसी इक्वालिटी की थिंकिंग से वो आगे क्या बोल रहा है कि कुछ लोग हैं जिनके पास एबिलिटी टू रीजन है। अभी ये जिनके पास एबिलिटी टू रीजन है कौन है वो लोग? ये वही लोग हैं ना जिनके पास मेरिट है और टैलेंट है। तो आज की डेट में अगर जिन लोगों के पास मेरिट है और टैलेंट है उनके पास ही अगर एबिलिटी टू रीजन है, तो फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि भाई आज की डेट में स्लेवरी को वो जस्टिफाई इक्वालिटी के नज़रिए से कर रहा है। कैसे कर रहा है? जब वो ये कहता है कि भाई इस चीज़ को समझिए कि अबिलिटी टू रीजन फ्यू पीपल हैव, सच पीपल शुड बी गिवन द रिवॉर्ड बिकॉज दे आर द पीपल विद मेरिट एंड टैलेंट, एंड अदर पीपल आर देयर इन द सोसाइटी हु डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रीजन। यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में एरिस्टोटल इज एज एक्सक्लूजनरी एज प्लेटो इज। कल को अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि बोथ प्लेटो एंड एरिस्टोटल हैव बीन एक्सक्लूजनरी इन देयर विजन्स, आधे लोग निपट जाएंगे यहाँ पे। समझ ही नहीं आएगा बात क्या हो रही है। इतना साधारण सा थॉट है जो यूपीएससी पूछेगी आपसे। पर वही बात है, वो ना सस्ते टीचर ना सस्ती किताब ओपी को दोनों जगह नहीं मिलेगा ये। तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करो आप कि बेसिक प्रीमाइस यहाँ पर क्या है। फंडामेंटल प्रीमाइस ये है बॉस कि एरिस्टोटल बोल रहा है कि एबिलिटी टू रीजन सिर्फ चुनिंदा लोगों में है। अब जिन लोगों में एबिलिटी टू रीजन है वो बेसिकली दूसरे लोग जिनके ऊपर एबिलिटी टू रीजन नहीं है जिनके पास, उनको कंट्रोल करेंगे।
तो स्लेवरी आ कहाँ से रही है? इक्वालिटी से आ रही है। क्योंकि अगर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी पढ़ी होगी तो थ्योरी ऑफ स्लेवरी यहां पर लिंक कर रही है उससे। तो प्लेटो और एरिस्टोटल के दोनों के विजन्स में कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ एक्सक्लूजनरी एक्टिविटी तो दोनों जगह बेस्ड है। दोनों जगह बेस्ड है। इसी रीजन से आप देखो कि एरिस्टोटल स्लेवरी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, नॉट बिकॉज कि उसको कोई स्लेवरी से लगाव है, बट वो स्लेवरी को जस्टिफाई इसलिए कर रहा है बिकॉज उसकी थ्योरी का थ्योरेटिकल प्रीमाइस ही उसी पे बेस्ड है और बिल्ट है। आप चीज को समझ रहे हो? उसकी पूरी थ्योरेटिकल प्रीमाइस ही इस एबिलिटी पे बेस्ड है, मेरिट पे बेस्ड है, टैलेंट पे बेस्ड है, रीजन पे बेस्ड है। और यहाँ पर इसी चीज को फिर जो है आगे जाकर स्कॉलर्स ने बिल्कुल पॉजिटिव नजरिए से नहीं देखा है। अगर आप देखो तो मैकिंटायरे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैकिंटायरे यहाँ पर ये बोल रहा है कि आज एरिस्टोटल का आइडिया हम जब एनालाइज करते हैं तो वी फाइंड इट रॉन्ग। बट एरिस्टोटल ने जिस टाइम एंड स्पेस में थ्योरी दी थी, उस टाइम एंड स्पेस के लिए दी आइडिया वाज राइट। कौन सा आइडिया? स्लेवरी वाला। तो मैकिंटायरे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बस एरिस्टोटल की जो स्लेवरी की बात है, उस स्लेवरी को अपन को यूनिवर्सल नहीं मानना चाहिए। तो हमें किसी तरीके से ये इन्फ्रेंस नहीं निकालना कि एरिस्टोटल जो है यूनिवर्सली जो है स्लेवरी को सपोर्ट कर रहा है। ये पॉइंट आपको तब समझ आएगा जो अभी डिबेट पूरा करके मैंने आपको बताया, तब समझोगे। तो मैकिंटायरे क्या बोल रहा है कि डोंट थिंक दैट एरिस्टोटल इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स ऑफ स्लेवरी। फॉर हिम स्लेवरी इज नॉट यूनिवर्सल, ही इज टॉकिंग अबाउट स्लेवरी इन अ स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस। हिज आइडियाज में नॉट बी रेलेवेंट टुडे। उस टाइम पे लेकिन जब उसने ये आइडिया दिया तो उस टाइम पे वो आइडिया बिल्कुल डेफिनेटली रेलेवेंट था। आज वो रेलेवेंट नहीं है। इस चीज को समझिए आप। तो हमें उसको यूनिवर्सल एस्पेक्ट के नजरिए से नहीं देखना है। इनफैक्ट मैकिंटायरे ये भी कहता है कि एरिस्टोटल अगर स्लेवरी के बारे में चर्चा करता है तो वो उसकी थ्योरी का इक्वालिटी से ही एक प्रीमाइस निकलता हुआ आ रहा है। और ये चीज मैंने आपको अभी बताई भी कि एरिस्टोटल की थ्योरी के अंदर इक्वालिटी की अंदर से निकला हुआ प्रीमाइस है जो वो स्लेवरी को जस्टिफाई कर रहा है आज की डेट में। क्योंकि जिसने इक्वालिटी की थ्योरी नहीं समझी एरिस्टोटल की, तो वो स्लेवरी की थ्योरी नहीं समझ सकता। दीज आर नॉट टू आइसोलेटेड थ्योरीज, दे आर इंटरकनेक्टेड थ्योरीज। और अगर इन दोनों के इंटरकनेक्शन को हम प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैंने आपको वहां पर भी बता दिया कि बोथ ऑफ देम देयरफॉर बिकम एक्सक्लूजनरी। तो ये आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए मैकिंटायर का। और इस आइडिया को देखो आगे कैसे रॉबर्ट बोश ने भी एक्सप्लेन किया। रॉबर्ट बोश ने क्या बोला? रॉबर्ट बोश ने ये बोला कि बस स्लेवरी का आइडिया जो एरिस्टोटल का है ना, दिस इज अ मॉरल फेलियर। यहाँ पर रॉबर्ट बोश बहुत क्रिटिकल है। वो कहता है कि भाई देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि एरिस्टोटल जो है वो फैंसी रीजनिंग को यूज कर रहा है स्लेवरी को एक नेचुरल ऑर्डर दिखाने के लिए। स्लेवरी को एक नेचुरल ऑर्डर दिखाने के लिए। तो रॉजर बोश क्या बोल रहा है? रॉजर बोश ये बोल रहा है कि भाई स्लेवरी को एक नेचुरल ऑर्डर दिखाने के लिए आप जो है डिलिबरेटली इन चीजों का प्रयोग कर रहे हो कि भाई आप ये बोल रहे हो कि नहीं, सम पीपल ओनली हैव द एबिलिटी टू रीजन, अदर्स डोंट हैव द एबिलिटी टू रीजन, सो देयरफॉर जिनके पास एबिलिटी नहीं है उनको स्लेव बनना आवश्यक है। पर व्हाट रॉजर बोश इज सेइंग इज नॉट रॉन्ग, बट व्हाट रॉजर बोश इज सेइंग इज रॉन्ग इन दिस सेंस कि रॉजर बोश को ये लग रहा है कि बॉस एरिस्टोटल की स्लेवरी जो है वो यूनिवर्सल है। और ये यूनिवर्सैलिटी के पॉइंट को काउंटर अभी किसने किया है? मैकिंटायर ने। तो मैकिंटायर ने ये चीज को काउंटर किया। तो एक जगह पर अगर रॉबर्ट रॉजर बोश ये बात बोलता है कि नहीं, स्लेवरी को आप जस्टिफाई कर रहे हो फैंसी रीजनिंग देके एक नेचुरल ऑर्डर बताते हुए, तो वो मैकिंटायर को नहीं समझ पा रहा। जो मैकिंटायर ने पर्सपेक्टिव दिया है कि स्लेवरी यूनिवर्सल नहीं है, वो एक टाइम एंड स्पेस में स्पेसिफिकली उस समय की थी। हाँ, अगर ये रॉजर बोश इस चीज को क्लैरिफाई करे कि उसने फैंसी रीजनिंग देकर नेचुरल ऑर्डर को, स्लेवरी को एक मॉरल फेलियर जस्टिफाई करने की कोशिश करी, वो भी अपने टाइम पे, तब गलत है। पर यहां पर रॉजर बोश कह रहा है कि नहीं, एरिस्टोटल इज इक्वल टू स्लेवरी इज इक्वल टू यूनिवर्सल
इज इक्वल टू रेलेवेंट इवन टुडे। रॉन्ग। इट इज नॉट रेलेवेंट इवन टुडे। मैकिंटायर has clarified it. It is not relevant today. It is given in that time and space. तो ये स्लेवरी का डिबेट भी आपको क्लियर होना चाहिए अरिस्टोटल को लेके। सो आई होप कि जितना भी अभी तक अपन ने चर्चा करी, एरिस्टोटल के इतने सारे वीडियोस मैंने आपको दिए, एंड आई बिलीव कि इन सारे वीडियोस के थ्रू एरिस्टोटल अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और वरी करने की ज़रूरत नहीं है। डेलिबरेटली क्लासें मैंने छोटी रखी हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू ओवर बर्डन यू, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि आपको जीएस भी करना है। आप जीएस भी करते रहिए और साथ में ऑप्शनल भी करते रहिए। छोटे लेक्चर्स हैं लेकिन दे आर वेरी डेंस लेक्चर्स। ये जो लेक्चर है ना, अगर इसको एक सीरियस लेवल पर पढ़ाना हो किसी और बंदे को तो वो 2-2.5 घंटे लेगा, उसमें अननेसेसरी कहानियाँ घुसा के उसको खींचेगा। पर यहाँ पर जो आपको 25-30 मिनट में मैं दे रहा हूँ, दैट इज़ वर्थ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट अ 2 आवर लेक्चर एवरी डे। तो आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करनी है, रेगुलर बेसिस पे मेमोराइजेशन करना है और जिस्ट मेकिंग करनी है। और जो बंदा जिस्ट नहीं बना रहा, नोट्स नहीं बना रहा, सिर्फ सुन रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो वो वैसे भी एनीवे टाइम पास कर रहा है। बट एनीवे वो वैसे टाइप के लोग हैं भी नहीं यहाँ पर। तो आई बिलीव कि एरिस्टोटल के ये सारे वीडियोस के बाद आपको एरिस्टोटल क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थिंकर से, विच इज़ बेसिकली मैकियावेली। थैंक यू।